सभी को नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच प्राचार्य महोदय बैठे हैं एसयूएल के। आपसे अनुमति चाहूंगी सर कि इस कार्यक्रम को शुरुआत करने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद सर। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता या देवी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सृष्टि की आद्या शक्ति जगत जननी मातृशक्ति से सभी की मंगल कामना सहित प्रणामांजलि अर्पित करते हुए आप सभी सुधी जनों को संस्कृत विभाग एवं एसयूएल परिवार की ओर से नव संवत्सर और नवरात्र की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी का इस ई संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं कांता, कार्यक्रम की संरक्षिका और सीओएल की निदेशिका एवं एसयूएल के अध्यक्षा प्रोफेसर पायल मागो मैम हमारे बीच अभी किसी व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हैं, किंतु उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें सतत मिलता रहता है। मैम को प्रणाम। इस संगोष्ठी के संयोजक एसयूएल के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर उमाशंकर पांडे सर, जिनके कुशल नेतृत्व से एसयूएल निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है और जो हमें निरंतर नवीन कार्यों के लिए प्रेरित करते रहते हैं और संस्थान के परिवर्धन के लिए या उसके उन्नति के लिए क्या अच्छा हो सकता है, उनका मार्गदर्शन हमेशा हमें निरंतर मिलता रहता है। सर नमस्कार आपको और संस्कृत विभाग की ओर से आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर बलराम शुक्ल सर, जिन्होंने बिना किसी अधिक अनुनय विनय के बहुत ही सहजता और सरलता से हमारे निवेदन को स्वीकार किया। सर आपको सादर नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। हमारे मध्य हमारे वरिष्ठ शिक्षक वृंद भी जुड़े हुए हैं, जिनका विशेष सानिध्य हमें इस कार्यक्रम में प्राप्त हो रहा है। सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अन्य शिक्षक वृंद, स्टाफ मेंबर्स और सभी विद्यार्थियों का पौनः पुन्येन हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अभी हमारे बीच जो उपस्थित हैं एसयूएल के प्राचार्य प्रोफेसर उमाशंकर पांडे सर, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो भारतीय नववर्ष अभिनंदन विषयक अपने थोड़े से विचार जो है साझा करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के संस्कृत विभाग को बधाई देना चाहता हूं कि आज इस नवरात्र के इस समय पर इस तरीके के कार्यक्रम पहले भी आयोजित करते रहे और इस बार भी अग्रगणी भूमिका निभाई है संस्कृत विभाग ने। तो सभी को नव वर्ष संवत्सर की सभी को बहुत बहुत बधाई और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और ये संजोग की बात है कि आज हमारे बीच हमारे सहयोगी डॉक्टर बलराम शुक्ल जी भी हैं और मुझे लगता है इनसे अच्छा कोई वक्ता इस समय पर हो नहीं सकता। तो ये बहुत डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा चुनाव किया है और बहुत अच्छे समय की चीजें देखी हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को आज इनको सुनने का मौका मिलेगा और हम सभी लाभान्वित होंगे इस नवरात्र की इसमें। हमारा नव संवत्सर के बारे में मुझे लगता है बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मैं आप लोगों के बीच में उस समय का वो निकालना चाहता हूं कि आपके बीच में मैं समय न दूं ज़्यादा, और मैं चाहूँगा कि सीधे बलराम जी से इस और जानकारी लें इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान भारतीय नव संवत्सर 2079 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुआ है। आज पंचमी तिथि है।
हालांकि नव वर्ष का नाम आते ही हमारे मानस पटल पर 1 जनवरी अंकित हो जाता है, क्योंकि दैनंदिन व्यवहार में हम ग्रेगोरियन या अंग्रेजी कैलेंडर का ही उपयोग करते हैं। किंतु जब हमारे भारतीय पर्व, उत्सव, त्योहार अथवा कोई विवाह या कोई निजी समारोह होते हैं अथवा कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से हम सभी भारतीय जो है वो पंचांग का ही उपयोग करते हैं। भारतीय नववर्ष का प्रारंभ चैत्र में ही क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वैज्ञानिकता है और व्यावहारिक जीवन में इसकी क्या-क्या आवश्यकताएं हैं। भारतीय सांस्कृतिक निधि के रूप में नववर्ष उत्सव का क्या औचित्य है, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए आज हमारे मध्य डॉक्टर बलराम शुक्ल जी उपस्थित हैं। वैसे तो संस्कृत जगत में डॉक्टर बलराम शुक्ल सर का परिचय जो है वो सभी परिचित हैं। आप केवल संस्कृत के ही नहीं अपितु प्राकृत और फारसी भाषाओं के मूर्धन्य कवि हैं, प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं एवं लेखक के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। डॉक्टर बलराम शुक्ल वर्तमान में संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में सह आचार्य के पद पर अभी सेवारत हैं। संस्कृत के साथ साथ फारसी में भी स्वर्ण पदक सहित स्नातकोत्तर की उपाधि आदरणीय सर ने प्राप्त की है और सर के शोध का विषय मुख्य रूप से व्याकरण और भाषा शास्त्र ही रहे हैं। आपकी 9 से अधिक पुस्तकें एवं 25 से अधिक शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें युवा संस्कृत विद्वान के रूप में बादरायण व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है तथा साथ ही उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा इन्हें 2018 में ही कालिदास सम्मान से अलंकृत किया गया है। विगत 2 वर्षों से फरवरी 2020 से और अभी विगत फरवरी 2022 पर्यंत डॉक्टर शुक्ल भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान शिमला में प्राकृत कविता के चारुत्व के भाषिक प्रयोजन इस विषय पर एक अध्येता के रूप में शोधरत रहे हैं और इसके अतिरिक्त शिक्षण कार्य के साथ साथ सर अनेक ICSSR के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी जुड़े हुए हैं। 2 प्रोजेक्ट्स अभी सर के चल रहे हैं। तो सर आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सर से मेरा अभी अनुरोध है कि आज का जो विषय है भारतीय नववर्ष के निहितार्थ, इस विषय पर हमारे स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। सर कृपया। ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्य जायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। पत्राचार महाविद्यालय की निदेशिका प्रोफेसर मागो, इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर उमाशंकर पांडे जो हमारे अभिभावक के रूप में वर्षों से हमारे संरक्षण में हैं, हम जिनके संरक्षण में हैं, विभागीय सहयोगी डॉक्टर कांता रानी जी, सबसे पहले मैं इस अवसर पर आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें एक विशिष्ट विषय पर कुछ अपने मंतव्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। वस्तुतः ये जो महत्वपूर्ण अवसर है वो सभी भारतीयों को के प्रति बधाई का भी अवसर है कि यह अपना नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो नवीन वर्ष
के प्रारंभ के प्रति बधाई देने के अवसर, इतने महनीय अवसर, इतने सारे लोगों को के साथ एक साथ जुड़ करके उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देने का जो अवसर आपने प्रदान किया है और कुछ हार्दिक बातें कहने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका, कांता जी का विशेष रूप से, प्रोफेसर उमाशंकर पांडे जी का बहुत आभारी हूँ। पत्राचार महाविद्यालय जब से मैं दिल्ली में हूँ तब से मेरी मातृ संस्था के रूप में है। मैं यद्यपि रामजस में पढ़ा करता था, लेकिन मैं रविवार की कक्षाओं में यहाँ आया करता था। बहुत बड़े विद्वान अब भी आते हैं, अभी भी बदस्तूर सारी कक्षाएं जारी हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही महनीय और आदरणीय संस्था है। मैं अपने गुरुवर्य पंडित रघुनाथ शर्मा जी को याद करता हूँ, जो यहाँ पढ़ाते थे। डॉक्टर कुंज बिहारी जोशी जी, जिनसे हमने स्नेह और ज्ञान सब प्राप्त किया, वो संभवतः जुड़े भी होंगे, उनको प्रणाम। सभी जुड़े हुए विद्वानों को, विद्यार्थियों को, मित्रों को, सहकर्मियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले सभी दर्शकों और श्रोताओं को भारतीय नव संवत्सर की हृदय से बधाइयाँ देता हूँ। हमारा आज का विषय जो है वो भारतीय नववर्ष के निहितार्थ क्या हो सकते हैं, इस विषय पर है। तो जब हम भारतीय नववर्ष या हिंदू नववर्ष की चर्चा करते हैं तो या सुनते हैं, तो वस्तुतः हमारे मन में औपनिवेशिक जो साम्राज्यवाद है वो इतना घर कर चुका है कि हमने अपना संवत्सर, अपना वर्ष, अपना कालमान छोड़ दिया है और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है अपने आप को, अपने आप की पहचान बना ली है किसी वैदेशिक कालमान के साथ। इस कारण क्या होता है कि जब हम किसी अन्य वर्ष की चर्चा सुनते हैं जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से भिन्न है, जो कि 1 जनवरी से भिन्न है, तो हमारे मन में एक स्वाभाविक रूप से संदेह उत्पन्न होता है, विचिकित्सा उत्पन्न होती है, प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब एक वैश्विक कैलेंडर हमारे पास है, और ये वैश्विक शब्द बहुत भ्रामक है, अंग्रेजी वैश्विक भाषा है, अमेरिकन कल्चर वैश्विक कल्चर है, ये बहुत भ्रामक है, जिस पे हम विशेष रूप से आज चर्चा करेंगे। तो ये विचिकित्सा उत्पन्न होती है कि जब एक तथाकथित वैश्विक मॉडल काल का हमारे पास है, वो सुप्रचलित और सुप्रथित काल गणना हमारे पास है, तो उसके अतिरिक्त एक नया वर्ष मनाने का क्या तुक है? कहीं ये केवल पुनरुत्थानवादिता तो नहीं है, रिग्रेसिवनेस तो नहीं है, पश्चगामिता तो नहीं है। तो बहुत सारे लोग मनाते हैं और इसकी शुभकामनाएं भी देते हैं। बहुत सारे लोग इसको पुनरुत्थानवादी मात्र मानते हैं। जैसे सोशल मीडिया जैसे आया है, वैसे ये निरंतर इसकी चीजें बढ़ रही हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बलात् उत्पन्न किया जा रहा है, और हम इस अपनी चर्चा में ये बात रखेंगे कि ये केवल पुनरुत्थानवादी कृत्य भर नहीं है, बल्कि इस नववर्ष को मनाने के पीछे हमारे बहुत महत्वपूर्ण आशय हैं, बहुत महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। कुछ निहितार्थों पर चर्चा करेंगे हम, और वो दुरभिसंधियां जो हमें अपनी पहचान से दूर करती हैं, उनकी ओर भी हम कुछ संकेत करेंगे। तो ये नववर्ष जो है, नववर्ष की ओर आना, अपने नववर्ष को मनाना, ये आत्महीनता से आत्मपूर्ण की ओर जाना है। भारतीयों के पास क्या नहीं है, उनका एक अविच्छिन्न इतिहास है, सब कुछ समृद्ध है हमारा देश, लेकिन फिर भी उसमें एक चीज की जो कमी है वो है आत्मवत्ता की। बार बार संस्कृत के ग्रंथों में आत्मवान होने का उपदेश दिया जाता है, अपने को समझने का, आत्मानम विजिज्ञासस्व की बात आती है, अपने को जानने की बात आती है।
लेकिन अपने को वास्तविक स्वरूप में जाने तब तो जानने का लाभ है। आत्महीनता के साथ अपने आप को अगर हम जानते हैं तो उस जानने से नहीं जानना ही बेहतर है। वह जानना हमें और अधिक कष्टों में डालेगा और अधिक हमारे स्थान से हमें च्युत करेगा। तो हम हमारे आत्मा में से आत्मवत्ता जो है वो छीज गई है, निकल गई है, और उसके बहुत सारे ऐतिहासिक कारण हैं, बहुत सारे साम्राज्यवादी कारण हैं। तो आत्महीनता से आत्मपूर्ण की ओर जाने के बहुत सारे, हमारे अपने अंदर आत्मवत्ता आ जाए, वो पूर्ण हो जाए, इसके लिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम कुछ सांस्कृतिक कृत्यों को किसको अपने साथ जोड़ें, उनके साथ जुड़ें। तो क्या कारण है कि भारतीय जो जनमानस है वो उसमें निरंतर आत्महीनता दिखाई पड़ती है, और आत्महीनता का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि हम अपनी चीजों के प्रति घृणा की भावना रखें, या तो घृणा की भावना रखें या उनको कम करके आंकें। तो ये बहुत बड़ा लक्षण जो है वो हमारी आत्महीनता का है, और उसका बहुत निकटवर्ती जो कारण है वो उपनिवेशवाद है। और उपनिवेशवाद केवल 1947 में समाप्त नहीं हो गया। उपनिवेशवाद, विद्वानों का ये आकलन है कि उपनिवेशवाद के तुरंत बाद जो है वो साम्राज्यवाद आया, और साम्राज्यवाद का अनंतर भावी जो प्रभाव है वो यूरोपीयकरण है। यूरोप में बैठे हुए कुछ लोग, अमेरिका में बैठे हुए कुछ लोग पूरे विश्व का यूरोपीयकरण करना चाहते हैं। तो अब आप देखते ही हैं एक होमोजेनाइजेशन हो रहा है सर्वत्र। एक तरह का खाना, एक तरह के कपड़े, एक तरह की बोली, एक तरह की भाषा। ये हमारी भाषाएं मर रही हैं, हमारी संस्कृतियां मर रही हैं। वो जो एक लोकतंत्र था भाषाओं का, संस्कृति का, वो सारी चीजें नष्ट हो रही हैं इस तथाकथित वैश्विकता के नाम पर। ग्लोबलाइजेशन हम कहते तो हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हमारी जो अपनी वास्तविक स्थानीय संस्कृति है, और आप कहें कि स्थानीयता पर इतना जोर आप क्यों दे रहे हैं? हम इसलिए स्थानीयता पर जोर दे रहे हैं क्योंकि वो वास्तविक समस्याओं का समाधान करने वाली होती है। वो जमीन से जुड़ी हुई चीज होती है। आवश्यक नहीं है कि एक स्थान के लिए जो मॉडल बनाया गया हो वही पूरे विश्व पर लागू कर दिया जाए। तो हर स्थान की अपनी विशिष्टता होती है, और उन विशिष्टताओं के आधार पर उसकी अपनी समस्याएं होती हैं, और उसके अपने समाधान होते हैं, अपने देशज समाधान होते हैं, और उन देशज समाधानों के आधार पर ये सांस्कृतिक कृत्य विकसित हुए होते हैं, और उन कृत्यों को बिना जाने हम छोड़ देते हैं, और उस पर जो हम लेबलिंग करते हैं वो वैश्विकता का लेबलिंग करते हैं। हम ग्लोबल हो जाएं, इस चीज का ग्लोबल होना, किस शर्त पर आप ग्लोबल हो रहे हैं? क्या आपकी चीज भी कहीं ग्लोबल हो रही है? वस्तुतः नहीं हो रही है। ग्लोबलाइजेशन का तात्पर्य है कि अमेरिका की कंपनियां आकर के हमारी गलियों में आउटलेट्स खोल रहे हैं, और हमें उनकी चीजें खरीदने के लिए हम बाध्य हैं, और हमारे जो आर्टिजन्स हैं वो उनके हाथ कट रहे हैं, उनकी चीज उनके दरबान बनने को बाध्य हैं। तो इस हमें सबसे बड़ा ये जो निहितार्थ इसका ये है कि हम पुनर्विचार करें कि इस वैश्विकता का भ्रम जो है उसने हमारे सांस्कृतिक कृत्यों का पर कितना नुकसान पहुंचाया है। तो हम एक बार मुड़ करके देखें कि क्या वस्तुतः अंग्रेजी एक ग्लोबल भाषा है? क्या वस्तुतः पाश्चात्य संस्कृति
एक वैश्विक संस्कृति है। तो हम बात जो शुरू करते हैं वो भारतीय चिंतन परंपरा में काल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इससे शुरू करते हैं, इससे प्रारंभ करते हैं बात को। काल का जो संप्रत्यय है पाश्चात्य देशों में और भारत में जो प्राचीन काल से निरंतर चलता आ रहा जो काल का प्रवाह है, उसमें बहुत बड़ा भेद है। और वो हमारी सांस्कृतिक रुचि के आधार पर विकसित हुआ संप्रत्यय है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जो काल परंपरा है, काल गणना है, काल का जो संप्रत्यय है वो सनातन है। सनातन का तात्पर्य क्या है? सनातन काल को टुकड़ों में नहीं बांट करके देखता। जिस तरह से पाश्चात्य देश में, पाश्चात्य संस्कृति में क्या होता है, वो परंपरा और आधुनिकता को परस्पर एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। वर्तमान को अतीत का विरोधी मानते हैं। वर्तमान अतीत को मिटा करके वहां उत्पन्न होता है, और उसमें बहुत बड़ा कारण है। उसमें बड़ा कारण यह है कि वो प्रॉफेटिक रिलीजन्स हैं वहां, और जो नया प्रॉफिट आता है, नया पैगंबर आता है, वो पुरानी किताबों को मिटा करके आता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ अतीत वर्तमान का विरोधी नहीं है, और वर्तमान जो है अतीत को मिटा करके नहीं आता है, अपितु वह अतीत स्वयं अपने आप को वर्तमान में पुनरावतीर्ण करता है, फिर से अपने आप को पैदा करता है उसमें। तो कोई वर्तमान ऐसा नहीं है जिसमें अतीत का हिस्सा ना हो, क्योंकि ये परंपरा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। परंपरा में पर या परम पिपर्ति इति परंपरा, जो बाद वाले कालखंड को, काल के हिस्से को का पोषण करती है। तो हम जब चलते हैं तो हमारे दो पैर होते हैं। पिछले वाला पैर जो है वो जमीन पे रहता है स्थिर, और दूसरा पैर आगे की ओर चलता है। तो वो जो दूसरा पैर आगे चलता है वो पहले की सहायता से चलता है, और पहला पैर जो है वो दूसरे को सहायता देता है। तो हमारे यहाँ जो काल का कॉन्सेप्ट है, काल का संप्रत्यय है, वो निरंतरता का संप्रत्यय है, वो खंडन का संप्रत्यय नहीं है। तो सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, जिस तरह से पहले था उसी तरह से उसको बनाया परमेश्वर ने। इसका मतलब वो सारी चीजें बार बार रिकर कर रही हैं। तो हमारे लिए, उदाहरण के लिए, वेद जब स्मृतियां आई या उपनिषद आए, तो वेद जो है वो विड्रॉन नहीं हुए। ऐसा नहीं जैसे कि न्यू टेस्टामेंट आया तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो विड्रॉन हो गया, मनसूख हो गया, बाहर से उठा लिया गया। इस तरह से नहीं होता है अपने यहाँ वही चीज जो है वो उत्पन्न होती है। अपने यहाँ केवल ईश्वर जो है वो अवतार नहीं लेते, हमारे ग्रंथ भी अवतार लेते हैं। तो वेदः प्राचीत आसीत साक्षात रामायणात्मना, तो जैसे कहते हैं रामायण जो है वो वेदों का अवतार है। उसके बाद में जितने हैं वो सब, तो एक निरंतरता में चीजें आती हैं, पीछे की सारी विशिष्टताओं को लेकर के वर्तमान की समस्याओं के साथ दो हाथ करते हुए वो काल विद्यमान रहता है। लेकिन जो हमारी रीढ़ तोड़ी गई, वो भारतीय चेतना को दो भागों में खंडित करके तोड़ा गया। और यही काम उपनिवेशवादियों ने किया। उपनिवेशवादियों ने हमें गरीब बनाया, हमारा धन लूट करके ले गए। ये तो बहुत छोटी बात थी। हमारी भूमि इतनी शस्य श्यामला है कि हमेशा उसमें समृद्धि बनी ही रहती है चीजों की। तो वो लूटना पाटना जो है वो तो पहले से चलता रहा है। भारत हमेशा से ऐसे आक्रांताओं से आक्रांत रहा है। उसमें पता नहीं कितने हूण आए, मंगोल आए, मुगल आए, तुर्क आए, लेकिन जो अंग्रेज आए उन्होंने एक विशेष काम किया जो कि वो लोग तब तक नहीं कर सके थे। उन्होंने ये किया कि अतीत को और वर्तमान को द्विखंडित करके दिखाया कि तुम्हारा जो अतीत है
वो अलग है, वर्तमान अलग है। हम ये मानते हैं कि हमारा अतीत ही वर्तमान में रिकर कर रहा है, वही चीज जो है वो निरंतरता में बनी हुई है, तभी तो वो सनातन है, तभी तो वो सदातन है। तो वो द्विखंडित करके देखना भारत में यूरोप के उपनिवेशवाद का सुविचारित लक्ष्य रहा है, और वो दुर्भाग्यवश इसमें सफल हुए। तो आप देखिए ना, हम प्राचीनता को आधुनिकता का विरोधी मानने लगे हैं। प्राचीनता के नाम पर जो कुछ भी हमारे सामने आता है, हम ये समझते हैं कि वो दकियानुसी है, वो रिग्रेसिव है, वो पश्चगामी है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा करके राजनैतिक तौर पर और हमेशा के लिए मानसिक तौर पर गुलाम बनाए रखने की साजिश थी। आपको अपने आपके अतीत के से जब तोड़ दिया जाएगा, तो आप देखिए अंग्रेज विद्वानों ने, जो इंटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने प्रशंसा करते हैं प्राचीन भारत की, प्राचीन भारत के वांग्मय की, लेकिन वो कहते हैं कि वो बीती हुई चीज है, वो गई हुई चीज है, खत्म चीज है, तो वो निरंतरता में विद्यमान नहीं है। तो यद्यपि भारतविदों ने, जो पाश्चात्य भारतविदों ने बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन किए, लेकिन उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत किया इसको, कि वो हमारी संस्कृति को, संस्कृत भाषा को या हमारे सांस्कृतिक कर्मों को उन्होंने क्या माना कि वो गए युग की बातें हैं। तो भारत में जो यूरोप का उपनिवेशवाद है, वो केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी जड़ें बहुत ही गहरी थी। उसने भारत के कालबोध को भी अपना बंधक बनाने की चेष्टा की थी। उन्होंने भारत के वर्तमान को अतीत के विखंडन के रूप में रखा, दोनों को अलग अलग मानकर रखा, और अतीत को इस तरह से माना कि उन्होंने, चलो माना कि तुम्हारा अतीत बहुत गौरवपूर्ण था, लेकिन वो मृत है, अब तुम्हारा पतन हो चुका है। लेकिन 17वीं और 18वीं शताब्दी तक अगर आप देखिए, 19वीं शताब्दी तक, तो हमारी जो विद्वत परंपरा है, भारत की अपनी जो इंडिजिनस परंपरा है, वो इतनी वाइब्रेंट थी, इतनी अधिक, हर क्षेत्र में आप देखिए, आर्टिजन्स के क्षेत्र में, शास्त्रों के क्षेत्र में निरंतरता में विद्यमान थी। लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि अब 11वीं 12वीं के बाद, सदी के बाद हमारी परंपरा क्षीण होने लगी। अमेरिकन ओरिएंटलिज्म एक बहुत बड़ा आजकल अमेरिका में भारत विद्या पढ़ने वालों का एक समुदाय बना है। वो ये कहते हैं कि जो भारतीय विद्या है, संस्कृत भाषा, वो संस्कृत कल्चर का नाम देते हैं एक्चुअली, वो संस्कृत कल्चर अब नष्ट हो चुकी है, मृत हो चुकी है, डेड हो चुकी है, वगैरह वगैरह। वस्तुतः संस्कृत हमारी संस्कृति का सबसे मुख्य वाहक है, तो संस्कृत पर मुख्य प्रहार करके वो संस्कृति पर प्रहार करना चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वस्तुतः संस्कृत भाषा में बोले जाने से ही कोई चीज संस्कृत नहीं होती, अपितु संस्कृत हजारों साल से लोक भाषाओं के माध्यम से पूरे देश में फैलती रही है। तो इस सदी में भी, पिछली सदी में भी संस्कृत विषय में जितना कार्य लोक भाषाओं में हुआ है, उतना कार्य स्वयं संस्कृत भाषा के माध्यम से नहीं हुआ है। तो पहले तो शायद संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हुआ करती थी, लेकिन अब आप सोचिए कि भारत की विभिन्न भाषाएं उसी संस्कृत कल्चर को फैलाने में लगी हुई हैं, उसको पुष्पित और पल्लवित करती हैं, इतनी अधिक कि हम परस्पर को नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं कि दक्षिण में कौन से विद्वान संस्कृत के विषय में क्या नवीन कार्य कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारे पास आती है। तो इस तरह से कोई चीज नष्ट हो गई है, समाप्त हो गई है, ये घोषणा करना, ये इनकी हमेशा से दुरभिसंधि रही है। प्रारंभिक काल से ही ये जो चीज है उन्होंने उनके दिमाग में रही है कि भारतीयों को ऐसे तोड़ना आसान नहीं है, उनको राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे गुलाम बनाने से कोई हमारा कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम उनको उनकी सांस्कृतिक चेतना से तोड़ न दें। तो हमारा नव वर्ष का मनाया जाना हमारी अपनी सांस्कृतिक चेतना के साथ हमारा पुनः जोड़ना है, जैसे कि हम प्लग में फिर से अपने को लगा दें। तो ये जो अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को भूलना अथवा उनको दोयम दर्जे का मानना अथवा घृणा करना,
ये साम्राज्यवाद की सफलता है। और आप अपने चारों ओर देख लें कि ऐसे कितने सारे लोग हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो लोग निंदा नहीं भी करते, वो मन के गहराई में कहीं सोचते हैं कि अगर भारतीय है तो इसका मतलब दोयम दर्जे का है, इसका मतलब कि वो ठीक नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये है कि हमारे मन में साम्राज्यवाद ने कितना घर कर लिया है, और उनकी जो दुरभिसंधि थी वो कितनी अधिक सफल हुई। तो इसको अगर हमें रिवर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? हम अपने सांस्कृतिक कृत्यों के साथ जुड़ें, क्योंकि और सांस्कृतिक कृत्य जो हमारे हैं वो हमारी अपने कैलेंडर, अपनी पंचांग के अनुसार ही होंगे। जैसे मेरी घड़ी में जो समय है वो मैं अमेरिका की घड़ी का समय नहीं सेट कर सकता। अमेरिका की जो घड़ी है वो वहां के भौगोलिक, वहां के सूर्य की स्थिति के आधार पर, वहां की पृथ्वी के गति के आधार पर सेट की गई चीज है। यहाँ की जो घड़ी का समय है वो अलग है। तो हम 12 बज रहा है, हम 6 बजा हुआ मान करके अपना काम नहीं कर सकते। तो हम सांस्कृतिक कृत्यों के साथ, सांस्कृतिक कार्यों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी घड़ी ठीक करनी होगी, और उसके लिए हमें अपने पंचांग की शरण में जाना होगा। हमारा जो पंचांग है वो किस तरह का है, और उसके पहले हमें जानना होगा कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सभी सांस्कृतिक कृत्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो नववर्ष का आचरण, नववर्ष को मनाना क्यों है? क्योंकि काल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण संसार में जो वस्तु भी अस्तित्व में है, जो भी वस्तु अस्तित्व में है, उसको दो भागों में, दो तत्वों से परिमापित किया जाता है। एक तो दिशा से और एक काल से। दिक्काल से सारे लोग अवच्छिन्न हैं, दिक्काल से जो अनवच्छिन्न है वो केवल परम तत्व है। हम अगर अस्तित्व में आए हुए हैं तो हम कुछ न कुछ, किसी न किसी देश में विद्यमान वर्तमान हैं और किसी न किसी काल में वर्तमान हैं। तो कोई न कोई क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया जो है वो काल से परिच्छिन्न होती है। तो इस तरह से काल जो है वो हमारी आइडेंटिटी का, हमारी पहचान का, इस अस्तित्व में आने की शर्त है। तो न्याय दर्शन में कहा गया है वो सबका आधार है। जन्यानाम जनकः कालः जगताम आश्रयो मतः। वो संपूर्ण संसार का आश्रय है, संपूर्ण जन्य वस्तुओं का, उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का जनक है। और हमारे लिए उन काल के सभी काल जो है वो त्रुटि से लेकर के अत्यंत सूक्ष्मतम विभाजन से लेकर के अत्यंत महायुग, चतुर्युगी तक, कल्प तक, ये सारी चीजें विभाजित की गई हैं। लेकिन उनके मध्य भी संवत्सर बहुत महत्वपूर्ण है कि संवत्सर बार बार घूम करके आता है, और उसमें हमारे व्यवहार योग्य जितने भी काल हैं वो सब समाहित होते हैं। तो हमारे वेदों में या बाद के ग्रंथों में संवत्सर को परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न माना गया है। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। तो परमेश्वर के अभीध तप से, अत्यंत प्रज्वलित तप से ये सारी चीजें उत्पन्न हुई। ये तो संवत्सर जो है वो हमारे सारे कृत्यों का निर्देशक और उसमें नियोजक है। और काल का सबसे महत्वपूर्ण जो परिमापक है, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो संवत्सर है। काल जो है वो इतना महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने बताया कि काल जो है वो जगत का आश्रय है, सामान्य कारण है, सभी वस्तुओं का साधारण कारण है। और भर्तृहरि का तो ये कहना है कि वो काल, परमेश्वर की जो जितनी शक्तियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, सबसे उत्कृष्ट शक्ति जो है वो काल शक्ति है। अध्याहित कलाम यस्य काल शक्ति मुपाश्रिता जन्मादयो विकारा षड भाव भेदस्य योनयः।
और उसी के माध्यम से हम अपने आप हम वृद्धि को प्राप्त करते हैं। षड्भाव विकार जो है, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, ये सारे जो भाव विकार हैं, जो वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों को काल ही परिमित करती है। काल के माध्यम से ही हम उसको, तो काल परमेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण स्वातंत्र युक्त शक्ति है, एक तरह से उसकी डेप्यूटी है। वो उसके अंतर्गत उसकी सारी शक्तियां उसके सब सर्विएंट होती हैं, उसके प्रति गौण होती हैं। कालाख्येन स्वातंत्र्येण, काल जिसका नाम है वो स्वतंत्र शक्ति है। बहुत बार काल को परमेश्वर के साथ पर्याय भी माना जाता है, इसलिए उसको महाकाल या काल कहते हैं। तो हमारा जैसे दुर्गा सप्तशती हम नवरात्र में उसका पाठ करते हैं, कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनीम विश्वस्योपरतो शक्ते दुर्गे देवी नमोस्तुते। तो वो स्वयं देवी ही है, जो परमेश्वर की शक्ति है, जो कि उसके माध्यम से परिणाम को प्रदान करती है। परिणाम का मतलब परिपक्वता, परिवर्तन, उसको प्रदान करने वाली है। तो हम देखते हैं ना कि काल कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। काल से किसी व्यक्ति को अलग कर दिया तो इसका मतलब है कि टाइम जोन ही उसका बदल गया, वो किसी दूसरे टाइम जोन में चला गया, उसकी वो अपने आपे में नहीं रहा। तो काल हमारा आश्रय है। अगर हम काल के अपने परिमाण को नहीं रख रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है जैसे कि हमारे सर से छत ही उठ गई हो, जैसे हम किसी दूसरे के छत के नीचे आ गए हों, किसी दूसरे के घर में रहने लगे हों जैसे कि। तो एक बहुत सुंदर सा श्लोक है कि वह व्यक्ति जिसको हमेशा दूसरे के घर में रहना पड़ता है, कुछ लोगों की गणना की गई है, रोगी चिर प्रवासी परान्न भोजी परावसत शायी यद जीवति तन्मरणम यन्मरणम सोस्य विश्रामः। तो परावसत शयन, दूसरे के घर में अगर हमें सोना पड़े, दूसरे के घर में रहना पड़े, तो इसका तात्पर्य मरण तुल्य ही है, मरण तुल्य कष्ट ही है। तो जब हम दूसरों की काल गणना के आधार पर अपने आप को परिभाषित करते हैं, तो हम दूसरों की शर्तों पर जी रहे होते हैं। वो जो निश्चित करते हैं उसको हम उसका अनुपालन कर रहे होते हैं। दूसरों की जमीन पर, जैसे कि दूसरों की जमीन पे घर बना रहे हो, वह जमीन जो आपके नाम नहीं है, उस जमीन पर अगर आप घर भी बनाएं तो वो घर भी आपका नहीं होगा। तो एक बहुत सुंदर शेर फारसी में है कि बरजमीने दीगरन खाना मकुन, कार्य खुद कुन कार्य बेगाना मकुन। दूसरे की जमीन पे घर मत बनाओ, अपना काम करो, बेगाने के काम को मत करो। तो संवत्सर का आयोजन, नववर्ष का सबसे बड़ा निहितार्थ ये है कि इससे हमारी औपनिवेशिक जड़ता टूट जाए, इनर्शिया जो है वो टूट जाए। जड़ता का क्या तात्पर्य है? जड़ता का तात्पर्य ये है कि हम मैकेनिकली बिना सोचे उस चीज को करते हैं। तो हम रचे पगे हैं। ये बात सही है कि उस वैश्विक कैलेंडर को स्थानापन्न करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि हमने इस तरह से स्वीकार कर लिया है। जिस चीज को हमने स्वीकार कर लिया है वो हो गया। ऐसा नहीं है कि विश्व में दूसरे देशों के पास अपने कैलेंडर्स नहीं है। हमारे देश के बगल में जो नेपाल है उसमें भारतीय संवत्सर चला करता है। भारतीय संवत्सर का मतलब हिंदू संवत्सर चला करता था, विक्रम संवत चला करता है। तो ऐसा नहीं है। आप ईरान जाकर के देखें, ईरानियों का अपना कैलेंडर है। ये जो वैश्विकता भी एक बहुत बड़ा भ्रम है, जिसके सबसे बड़े शिकार जो है वो हिंदुस्तानी है। उनको ये कहा जाता है कि ये चीज ही संपूर्ण विश्व में फैली हुई है, इसी का वर्ण करोगे तो तुम वैश्विक नागरिक बन पाओगे। लेकिन हमने सब वर्ण करके देख लिया, हमने कैलेंडर ले लिया, हमने भाषा ले ली, भाषा के साथ, अंग्रेजी भाषा के साथ आने वाली वाला जो अहंकार है वो हमने ओढ़ लिया। लेकिन आप बताएं तो कि हमारे यहाँ प्रगति क्या हुई? हमारे यहाँ किसी भी तरह की भौतिक प्रगति हुई क्या?
हमारे यहाँ 60% लोग अभी भी कुपोषित होकर के सोते हैं, भूखे सोते हैं रोज। तो हमें कहीं न कहीं फिर से पुनर्विचार करना होगा कि हम कहीं न कहीं गलत कर रहे हैं। तो आप कला के विषयों की बात ही छोड़ दीजिए, विज्ञान के विषयों की बात देखिए, जहाँ सारी चीजें अंग्रेजी में होती हैं, तो उसकी रैंकिंग हमारे विश्वविद्यालयों की क्या है, हमारे विज्ञान के छात्रों और अध्येताओं की क्या स्थिति है। तो हमें देखना होगा कि ये वैश्विकता का छलावा जो है वो हमको कितना उसने छला है। तो संवत्सर का आयोजन जो है अपने घरों की ओर लौटने जैसा है, अपनी बिगड़ी हुई घड़ी को फिर से ठीक करने जैसा है, और अपने आत्मा में पुनः जागरण जैसा है। हम भारतीय पंचांग की ओर आते हैं। भारतीय पंचांग जो है वो विश्व का उत्कृष्टतम पंचांग है, और उसमें सूर्य और चंद्र दोनों की गतियों का सूक्ष्म अवलोकन करके देखिए, कुछ सोलर कैलेंडर्स होते हैं, कुछ ल्यूनर कैलेंडर्स होते हैं। अब उदाहरण के लिए ईरान का जो कैलेंडर है वो शमसी है, मतलब सूरज पर आधारित है, और अरब का जो कैलेंडर है वो कमरी है, वो कमर यानी चांद पर आधारित है। लेकिन भारतीयों ने जो है वो दोनों तरह की गतियों को देखा, और दोनों के आधार पर अपने पंचांग को अत्यंत सूक्ष्म और सुनिश्चय पूर्ण बनाया है। तो वैदिक काल से ही इस काल गणना की सूक्ष्मता का पता चलता है। चंद्रमा पर आधारित है हमारा कैलेंडर। कारण यह है कि चंद्रमा जो है वो धरती के सबसे निकट है, हमारी सारी चीजों पर चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे मन पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा मन सो जाता है ऐसा कहते हैं। लेकिन केवल चंद्रमा पर आधारित अगर हमारा कैलेंडर होगा तो चंद्रमा के अनुसार जो तिथियां हैं वो घटती बढ़ती हैं। तो हमारे जो पर्व त्योहार वगैरह होंगे, चांद्र जो वर्ष है उसमें दिन कम होते हैं, तो इस नाते वो दिन लगभग 10 दिन कम होते हैं। तो 3 वर्षों में 30 दिन कम हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक हमारे पूर्वजों ने एक तरीका निकाला कि वो 29 दिनों का एक मास बनाएंगे और एक अधिमास या मलमास कहेंगे उसको। और इस तरह से क्या होगा कि चंद्रमा पर आधारित होने के बावजूद हमारा जो कैलेंडर है वो अरबी कैलेंडर की तरह इधर उधर नहीं होगा। तो आपने देखा होगा कि अरब की तिथियां जो हैं, पर्वों और त्योहारों की तिथियां कभी जाड़े में पड़ती हैं, कभी गर्मी में पड़ती हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी खिसकती हैं चीजें, लेकिन कमोबेश एक जैसी रहती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो अधिक मास का जो संप्रत्यय है भारतीय उसको ईजाद कर सके थे। और ये बहुत नई बात नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन, ऋग्वेद में भी ये चीज आई है। वेदमासो धृतम व्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। वरुण जो परमेश्वर है वो ये भी जानता है, उन 12 महीनों को भी जानता है। उन 12 महीनों में जो उपजायते, जो अधिक हो जाता है, उसको भी वो जानता है। तो इस प्रकार की परिपूर्ण काल पद्धति को छोड़कर यदि हम अल्प विकसित कालमानों के अनुसार अपने आप को परिभाषित करते हैं तो इसका क्या तात्पर्य है, किसका क्या कारण है? इसका कारण केवल औपनिवेशिक दासत्व वृत्ति ही है और कुछ नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि विश्व के बहुत सारे देशों की अपेक्षा भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध है, फिर भी उस पर औपनिवेशिकता का दबाव इतना अधिक है कि वो अपनी सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग करने में असमर्थ है। जैसा कि मैंने बताया, नेपाल जैसे देश, ईरान जैसे देश के पास अपने पंचांग चलते हैं, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ये जो हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, उस नववर्ष का प्रारंभ जिस काल में होता है, वो काल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया, हर देश के हर स्थान के, हर स्थल के जो सांस्कृतिक प्रतीक होते हैं, वे सारे सांस्कृतिक प्रतीक जो हैं वो उसके
उसकी मर्यादा के अनुरूप होते हैं, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। तो नववर्ष का प्रारंभ भारत में या इस पूरे क्षेत्र में जिस काल में होता है वो बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में है। वो वसंत का काल होता है, हम जानते हैं। मधुमाधवौ वसंतौ, वैदिक काल से ये कहा जाता है। चैत्र और वैशाख इन दो महीनों को वसंत मास कहते हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण निहितार्थों को लेकर के चलता है। तो नववर्ष को जब हम मनाते हैं तो एक तरह से वसंत को भी मनाते हैं, और वसंत जो है वो जीवन का प्रतीक है। वसंत जो है वो विस्तार का प्रतीक है। और केवल भारतीय ही नहीं, हम जानते हैं कि जो आर्य संस्कृतियां जितनी भी हैं उसमें कहीं न कहीं ये किसी न किसी रूप में मनाया ही जाता है। जैसे ईरान में नवरोज, ईरान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ये मूलतः आर्य संस्कृतियों वाले देश हैं। उन देशों में नववर्ष जो होता है नवरोज, वो नवरोज भी लगभग इसी समय प्रारंभ होता है। तो हम जानते हैं कि वसंत के तुरंत पहले जो है, वसंत एक संधि काल है ग्रीष्म और शीत और ग्रीष्म के बीच में। तो शीत जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है, वो सिकुड़ना है, वो अल्पता है, वो क्षुद्रता है। उससे हम विस्तार की ओर बढ़ते हैं। तो विस्तृत होना जो है वो भारतीयता का लक्षण है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। भारतीयों का ये हमेशा आदर्श रहा है कि जो भूमा है, जो आधिक्य है, जो विस्तार है, वो भारतीयों का आदर्श है। शीत शब्द आप जानते हैं, जाड़े में चीजें जो हैं वो सिकुड़ती हैं, और शीत जो है वो शब्द जिस धातु से संस्कृत में बनाई गई है उसका मतलब ही है तनुकरणी, छोटा बना देना, क्षुद्र बना देना, सिकोड़ देना। और वसंत जिस शब्द से बना हुआ है, जिस धातु से बना हुआ है, वस का मतलब आच्छादन करना, सबको ओवरपावर कर लेना, विस्तृत हो जाना। तो हमने जो हमारी संस्कृति का सबसे उच्चतम बिंदु है ब्रह्म शब्द का तात्पर्य ही है कि जो निरंतर बढ़ता रहता है, जो निरंतर वर्धमान है, वो ब्रह्म है। वर्धमान शब्द भी कितना जैनों के तीर्थंकर के 24वें तीर्थंकर के लिए है, और वो भी निरंतर बढ़ने के लिए। तो परमेश्वर के लिए संस्कृति में भूमा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बृहत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। इन सब का तात्पर्य जो है वो है परम विस्तार संपन्न। तो हम अपनी आंतरिकता का विकास करें, हम अपने अंतर को क्षुद्र न रखें, बड़ा करें, ये हमारा तात्पर्य, हमारी संस्कृति का तात्पर्य है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारे भगवान बुद्ध का उपदेश ही है। महाभारत में एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, मैं उसको आप लोगों के सामने उद्धृत करूंगा। वो कहते हैं जो क्षुद्र नदी होती है और कायर व्यक्ति होता है, उसकी धारिता बहुत कम होती है, वो विस्तृत नहीं होता, छोटा होता है, चूहे की अंजलि की तरह होती है, चूहिया की अंजलि की तरह होती है। चूहिया के हाथों को एक साथ मिला दीजिए, उसमें उसमें 10-12 चावल के दानों से अधिक नहीं आ सकता। तो सुपूरा वै कुनदिका सुपूरो मूषिकांजलि सुसंतोषः का पुरुषः स्वल्पकेनैव तुष्यति। तो स्वल्प से ही वो संतुष्ट हो जाता है, वो अपनी आत्मा का विस्तार नहीं करना चाहता। वसंत जो है वो आत्मा के विस्तार का काल है, प्रजननात्मकता का काल है, एकोहम बहुश्याम का काल है। तो समय का चक्र जब शीत ऋतु से वसंत की ओर जाता है तो वो संकोच से विस्तार की ओर जा रहा है। और इस संक्रमण का जो चिन्ह है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस नाते उन्होंने वसंत को सर्वातिशायी महत्व भी दिया है। वसंत जो है उसको ऋतुराज कहा गया है। इतना ही नहीं, भगवत गीता में भगवान ने कहा है ऋतु नाम कुसुमाकरः, मैं सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु हूं। तो वो परमेश्वर का स्वरूप भी है। तो जड़ता से प्रकाश की ओर जाना,
आप जानते हैं शीत को जाड़ा भी कहते हैं। जाड़ा शब्द जो है संस्कृत के जाड्य से बना है, जड़ता, मूर्खता, मूर्खता से विद्वत्ता की ओर जाना, ज्ञान की ओर जाना। वह जड़ता हमारे लिए स्पृहणीय नहीं है, जिसमें सूर्य भी अपना तेज खो देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वसंत जैसा जब उदार ऋतु आता है और उसके आने के पहले उसकी प्रतीक्षा सभी प्राणियों के मन में बलवती हो जाती है, और तब सबकी समेकित प्रतीक्षा की तीव्रता मानो स्वयं वसंत के रूप में प्रकट होती है। वसंत में प्राणी मात्र के अंदर एक स्पंदन सा उठता है, गतिमत्ता दृष्टिगोचर होती है। जो वनस्पति ठंड के मारे सूख गए हैं, वसंत का संदेश पाते ही उनमें कोंपलें, पत्तियां, कलियां और फूल आने लगते हैं। अब कवियों के यहाँ एक कवि समय होता है, जो कवियों का एक अपना संसार होता है। उसमें वो कहते हैं कि उनका ये मानना होता है कि वसंत जो है वो कामदेव का सचिव है। वसंत सामंत, वसंत जो है वो सामंत है, वसंत जो है वो सहायक है, सचिव है काम का। काम जो है प्रजननात्मकता का, विस्तार का प्रतीक है। तो इसलिए भारतीयों ने अपने इस समय को, इस काल को नववर्ष के लिए चुना, जो निरंतर चलता रहता है। चैत्र जो है यद्यपि वसंत शुरू हो जाता है चैत्र से ही, चैत्र और वैशाख दोनों को वसंत कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो नववर्ष होता है वो 15 दिन बाद शुरू होता है। उसमें बहुत बड़ा कारण ये है कि चैत्र जब शुरू होता है तो चंद्रमा जो है वो घटने वाला चंद्रमा होता है, डिक्रीजिंग होता है। और जब चैत्र का शुक्ल पक्ष आता है, जहां से हमारा नववर्ष शुरू होता है, तो वहां से चंद्रमा निरंतर बढ़ता हुआ रहता है। तो ये क्रिसेंट होता है, इंक्रीजिंग चंद्रमा होता है, जो कि हमारी संस्कृति के निरंतर वर्धमानता का सूचना देता है। तो ये जो 15 दिनों का चैत्र और नववर्ष के बीच में, चैत्र के प्रारंभ और नववर्ष के आरंभ के बीच में जो 15 दिनों का गैप है, वो प्राचीन काल में इसको वसंतोत्सव के रूप में मनाते थे, मदनोत्सव के रूप में मनाते थे। तो भारतीयों की जो चेतना थी वो उत्सव प्रिय तो थी ही, स्वच्छंद थी। वो उच्छृंखल नहीं, स्वच्छंद का तात्पर्य ये है कि वो जीवन को उसके सारे रंगों में जी लेने की इच्छा करती थी। और हमारे यहाँ कुछ जो पुराने उत्सव जो अब समाप्त हो गए हैं, उसमें मदनोत्सव एक उत्सव था। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा सीमेंटिंग फैक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो प्रेम है। और उस प्रेम का उत्सव जो है वो हम वैलेंटाइन डे के रूप में देखते हैं, एक दिन का होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो उसका मास हुआ करता था, उसके पक्ष हुआ करते थे। तो ये 15 दिनों का जो समय है वो प्राचीन काल से ही नवसंवत्सर, और नवसंवत्सर समझिए कि जो होली जलती है उसको हमारे गांव में संवत जलाना कहते हैं। एक तरह से संवत खत्म हो गया और नया संवत 15 दिनों में शुरू होगा। ये 15 दिन जो है वो अत्यंत उत्सव के दिन हुआ करते थे, ये जो अंतराल है। तो प्राचीन भारत में उसको अनंगोत्सव या मदनोत्सव कहा करता था। तो प्रेम का इतना अकुंठ स्वीकरण शायद किसी अन्य संस्कृति में न हो, केवल भारतीय संस्कृति में ही हो। जो हमारा नवीन वर्ष है उसके साथ बहुत सारे सांस्कृतिक प्रसंग जुड़े हुए हैं। तो जब हम इस नवीन वर्ष को मनाते हैं तो वे सारे प्रसंग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी आत्मा का उद्बोधन करते हैं। तो इस नववर्ष को मनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण निहितार्थ ये भी है कि वे सारे प्रसंग जो हैं, वो सारे महत्वपूर्ण प्रसंग वो फिर से ताजा हो जाते हैं और हमारे अंदर अपने को पुनर्जीवित करते हैं। ये मान्यता है कि पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन किया था और
वस्तुतः बहुत बार ये कहा गया है, जैसे वेद को मैंने उद्धृत किया ही कि सूर्य चंद्रमा से उधाता यथा पूर्वम कल्पयत, और संवत्सर उत्पन्न हुआ उसी से, उसी के अभीध तप से। और अन्यत्र भी विष्णु सहस्रनाम में आप देखें तो भगवान के 1000 नामों में एक नाम युगादिकृत है। युगादिकृत युगावर्तो नैकवायो महाशनः। तो युगादि, अब दक्षिण में अब भी इसको युगादि कहते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि सृष्टि का आरंभ, युगों का आरंभ इसी दिन से हुआ था। तो इस दिन से लेकर के युग का आदि हुआ था, इस नाते इसको युगादि कहते हैं। और इसको शुरू किसने किया था? स्वयं परमेश्वर ने किया था, इसलिए उसका नाम युगादिकृत है। और युगावर्तः, और बार बार उन युगों को आवृत्त करने वाला, रिपीट करने वाला भी वही है। नई कमाय है और महाशन है। तो महाराष्ट्र, जो भारत के बहुत सारे क्षेत्र हैं, उसमें इसे बहुत धूमधाम से भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, और आप लोगों ने बहुत सारे व्हाट्सएप संदेशों में ये देखा होगा कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस पर्व को कितना अधिक मनाया जाता है। यद्यपि औपनिवेशिकता के कारण ग्रेगोरियन कैलेंडर ने हमारे ऊपर साम्राज्य स्थापित कर दिया है, फिर भी ये जो भारतीय नववर्ष के मनाने का प्रचलन है वो भारत के विविध क्षेत्रों में उसी तरह से विद्यमान है। जैसे नवरात्रों का आना हम इस रूप में देखते हैं, नववर्ष को अधिकतर भारत में नए पंचांग को देखना और उसमें फलादेश इत्यादि करना। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ है वो है अपनी जातीय और ऐतिहासिक स्मृति को प्रगाढ़ करना, जो दुर्भाग्यवश हमारे हाथ से छूटती जा रही है। और ये इस कार्य को करने में उचित समय से बहुत देर हो चुकी है कि हम अपने पर्वों को ठीक से समझें और उसका आचरण करते हुए अपनी सांस्कृतिक घड़ियों को ठीक करें। इन पर्वों को मनाना अपनी जातीय और ऐतिहासिक स्मृति को फिर से पा लेना है। स्मृति बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए देवी का एक स्वरूप जो है वो स्मृति है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। स्मृति जब न रहे तो व्यक्ति जो है वो अपने आप को पहचान नहीं पाता है। तो वाल्मीकि रामायण में हनुमान जब सीता को देखते हैं तो सीता की स्थिति इतनी बुरी है, क्यों पहचान नहीं पाते हैं? वाल्मीकि कहते हैं कि वो भ्रष्ट स्मृति की तरह लग रही थी। सीता उस स्मृति की तरह लग रही थी जो हमारे मस्तिष्क से उड़ गई हो। तो उसका क्या कारण? स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हमें अपनी संस्कृति की स्मृति नहीं होगी तो हमारे में विवेक हीनता हो जाएगी, और विवेक हीनता जो है वो नाश का कारण होता है। तो हम अपनी संस्कृति में पुनर्जीवित हो सके, इसके लिए हमें आत्मस्मृति की बहुत आवश्यकता है। और ये नव संवत्सर जो है वो आत्मस्मृति को, अपनी स्मृति को, अपने स्मरण को फिर से ले आने का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कृत्य है। तो हम देखते हैं कि नववर्ष के साथ कितनी अधिक हमारी सारी जो सांस्कृतिक पर्व हैं वो किसी न किसी घटनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए दीपावली का संबंध रामचंद्र के अयोध्या आने से है, तो श्री कृष्ण के नरकासुर के वध के साथ भी है, तीर्थंकर महावीर के बोध के उपलब्ध होने से भी है। तो आप देख रहे हैं कि एक एक पर्व जो है उस पर कितनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तो अब अगर आप अपने पर्वों को मनाते हैं तो वे सारी घटनाएं पुनर्जीवित हो उठती हैं और आपकी जड़ें उतनी ही गहरी हो जाती हैं। तो हमारे पर्वों को मनाने का तात्पर्य यही है। इसी तरह से होली मनाने के भी बहुत सारे संस्कृति में कारण, और उसमें हर संस्कृति के अपने अपने कारण हैं जो भारतीय संस्कृतियां हैं। तो इसी तरह से जो विक्रम संवत का प्रारंभ है
उस दिन ऐसा मानते हैं कि विक्रमादित्य जो है वो राज्यारूढ़ हुए थे। उस दिन युग का आरंभ हुआ था। उस दिन ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि को शुरू किया था उस दिन। और आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी ही होंगी कि किन किन चीजों को इसके साथ जोड़ा जाता है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है वो युग का आरंभ, नवरात्र का आरंभ, युधिष्ठिर का राज्यारोहण। ऐसा मानते हैं कि युधिष्ठिर ने इसी दिन राज्य का आरोहण किया था। विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। ये सारी घटनाएं हमारी स्मृति पटल पर बनी रहती हैं और हमारी हमको सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध करती रहती हैं। तो ये बात महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इतिहास की स्वस्थ और समृद्ध समझ तथा उसके समादर के बिना कोई भी राष्ट्र वर्तमान तथा भविष्य में उचित प्रगति नहीं कर सकता। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है और उसमें अगर हमें वर्तमान में प्रगति करनी है तो हम अतीत को ठीक से जाने बिना प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि अतीत से जुड़े बिना प्रगति नहीं कर सकते। अतीत से जुड़े बिना हम अपने आप को तरोताजा नहीं रख सकते, क्योंकि वो अतीत जो है वही वर्तमान के रूप में पुनरुत्पन्न हुआ है, जैसा कि शुरू में कहा गया। तो उदाहरण के लिए अगर आप पानी कुएं से निकाल करके रख दें तो वो कुछ दिनों में सड़ जाता है, लेकिन कुएं का जल अगर कुएं में रहे तो वो नहीं सड़ता है। उसका क्या कारण है? उसका एकमात्र कारण है कि वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो ये ठीक बात है कि वर्तमान में हमारी जो शाखाएं हैं वो चांद सितारों को छुएं, लेकिन उसमें स्थिरता बनी रहे, उसमें दीर्घजीविता बनी रहे। इसका कारण इसके लिए आवश्यक है कि हमारी जड़ें जो हैं वो पातालों की तरह पाताल से गहरी हों। और हमारी अविच्छिन्न संस्कृति हमें ये लाभ देती है कि हम अपनी जड़ों को गहरा कर सकते हैं। भारत की संस्कृति की तीन बड़ी विशिष्टताएं हैं। एक तो उसकी प्राचीनता, दूसरी उसकी अविच्छिन्नता। विश्व की बहुत सारी संस्कृतियां ऐसी हैं जो बहुत प्राचीन हैं, जैसे ईरान की संस्कृति, मेसोपोटामिया की संस्कृति बहुत प्राचीन तो हैं, लेकिन उसी रूप में अविच्छिन्न बनी नहीं रह पाई हैं। इस नाते उनमें टूटन है, उनमें गैप है। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता ही विशिष्टता नहीं है, अविच्छिन्नता भी विशिष्टता है। अनइंटरप्टेडनेस जो है उसकी विशिष्टता है। और इसके नाते संस्कृति की इस विशिष्टता के कारण हमें ये अवसर प्राप्त है कि हम अपनी जड़ों को, सांस्कृतिक जड़ों को गहरा कर सकें। और हमारी जड़ें गहरी रही हैं। यही कारण है ना कि हम इतने बड़े वैदेशिक झंझावातों से हमेशा बचते रहे हैं। लेकिन जो पिछला आक्रमण हमारे सामने हुआ वो बहुत घातक था, क्योंकि वो जड़ों से तोड़ने का था। जड़ों से टूटने का मतलब ये है कि वो हमारी चेतना को अतीत तथा वर्तमान दो खंडों में बांट देने की दुरभिसंधि थी, का षड्यंत्र था। तो हम इस षड्यंत्र को समझें, अपने कालमान को अपनी मर्यादा के अनुसार करें, अपने शर्तों पर जिएं। और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने कैलेंडर को ठीक करें। और यद्यपि जैसा कि मैंने कहा कि राजनीतिक, आर्थिक, वैश्विक कारण बहुत अधिक हैं इसमें, लेकिन फिर भी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत ये हो सकती है कि ये केवल व्हाट्सएप के संदेशों के माध्यम से ही नहीं, हम उसको अपनी आत्मा में धारण भी करें। इस नववर्ष के आचरण को अंत में जो एक महत्वपूर्ण बात मुझे ये कहनी है कि इस नववर्ष को और नववर्ष के मनाने को केवल काल के प्रवाह में एक बिंदु की स्मृति मात्र में सीमित न रखें। स्मृति का लाभ क्या है? स्मृति अपने आप में लाभप्रद नहीं होती। स्मृति जब वर्तमान के साथ नहीं जुड़ती है तो वो बिल्कुल लाभप्रद नहीं हो सकती।
स्मृति जब प्रत्यभिज्ञा के साथ नहीं जुड़ती है तब तक वो लाभ नहीं दे सकती। तत्ता और इदंता बहुत महत्वपूर्ण है। तत्काल वैशिष्ट्य, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प है, लेकिन उसका फिलहाल क्या उपयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष और स्मृति, इन दो ज्ञानों को मिला करके एक नया ज्ञान उत्पन्न होता है, वो प्रत्यभिज्ञा उसको कहते हैं, प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। और हिंदी का पहचान शब्द जो है वो प्रत्यभिज्ञान से ही बना है। तो हम जब अपनी उस स्मृति को दृढ़ करें, इसके साथ अगला स्टेप हमारे पास होना चाहिए निश्चित रूप से कि उसका वर्तमान में क्या उपयोग हो, वर्तमान के सारे संदर्भों के साथ जोड़ करके देखें। क्योंकि काल जो है वो किसी अतीत में ठहरे हुए बिंदु का नाम नहीं है, बल्कि एक अग्रगामी प्रवाह का, निरंतर गामी प्रवाह का नाम है। तो नववर्षोत्सव जो है उसको मनाना बहुत उत्तम बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें चिंतन हमारा ये होना चाहिए कि इसके आगे हम क्या करें। तो इस पावन पर्व को हम जातीय विस्मरण से, जो हमारा राष्ट्रीय विस्मरण है, उससे स्मरण की ओर जाने का एक माध्यम बनाएं, वर्तमान के साथ जोड़ करके इसको प्रत्यभिज्ञान में परिवर्तित करें। और वैश्विकता के नाम पर हमने जिन विदेशी प्रतीकों को ओढ़ रखा है, उन्होंने हमारा कितना हित किया है, किस तरह उन्होंने हमारा विकास किया है, अथवा विकास के नाम पर केवल हमारा शोषण किया है, इसका हम पुनर्वलोकन करें। इस पुनर्वलोकन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बनाएं इस नववर्ष के मनाने को, और हम आत्महीन न होकर के आत्मपूरित बने। इसी में इस नववर्ष की सार्थकता है और नववर्ष को मनाने की सार्थकता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को, सभी भारतीयों को भारतीय नवीन संवत्सर 2079 के उपलक्ष्य में हृदय से शुभकामनाएं देता हुआ मैं वाणी से विराम लेता हूं। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं पत्राचार महाविद्यालय के समस्त पदाधिकारियों को, विशेष रूप से संस्कृत विभाग के अध्यापिका डॉक्टर कांता जी को, जिन्होंने मुझे आप लोगों से प्रत्यक्ष जुड़ने का अवसर दिया और अपने महनीय पर्व पर आप लोगों को बधाइयां देने का सुंदर अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत ही प्रभावी और सरल ढंग से इस विषय को हमारे समक्ष रखा और बहुत ही सारगर्भित और ज्ञानवर्धक जो व्याख्यान रहा है आज का। तो सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम। एसओएल परिवार जो है समस्त आपका आभारी है। वास्तव में सभी पर्व और उत्सव जो हैं वो भारतीय सांस्कृतिक निधि के परिचायक हैं। जैसा सर ने बताया अभी कि ये वस्तुतः ऐतिहासिक घटनाओं की पुनः स्मृति के प्रतीक हैं और जिससे संस्कृतिगत परंपराओं के प्रति चेतना का भाव वो तो जागृत होता ही है और साथ ही उत्सवों के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है और जो सम्मान की भावना है वो और भी अधिक पुष्ट होती है। तो इस तरह के उत्सवों का यही एक औचित्य भी होता है। और सर ने बताया कि नव वर्ष से संबंधित ये क्यों ये मनाया जाता है या इसका ये जो काल निर्धारण किया चैत्र शुक्ल को ही क्यों लिया गया, तो इसमें बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख सर ने किया है। जैसे सृष्टि का प्रथम दिन रहा है और शालिवाहन, इसके अतिरिक्त भी जैसे मानते हैं कि श्री राम द्वारा वानर राज जो बाली है उस पर विजय प्राप्त की थी, तो विजय दिवस के रूप में भी ये इसी दिन को माना जाता है, विजय दिवस के रूप में इसको देखते हैं। इसके अतिरिक्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सर ने भी उल्लेख किया इसका कि 2079 वर्ष पूर्व उनका जो है इसी दिन राज्याभिषेक हुआ था, तो ये उस ऐतिहासिक घटना का भी प्रतीक है नव संवत्सर।
और आदि अनेक ऐसी घटनाएं हैं। सर ने बहुत सारी घटनाओं का इसमें उल्लेख किया। और ऐसा नहीं है कि मतलब वैश्विक स्तर पर या जैसे हमारे भारतीय लोग भी उसमें सम्मिलित हैं, मान लेते हैं कि संस्कृत एक मृत भाषा है अथवा जो सांस्कृतिक हमारी जो परंपराएं हैं उनका अब कोई औचित्य नहीं है। ऐसा नहीं है। आज के दिन भी आप संपूर्ण भारत में देखेंगे तो चाहे न्यून अधिक किसी भी रूप में आप देखेंगे, उसका रूप थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, लेकिन हमारी जो हमारे उत्सव हैं उनकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारी पिछले जो प्राचीन सांस्कृतिक परंपराएं हैं उन्हीं से निश्चित रूप से जुड़ी हुई हैं। बीच में क्योंकि बहुत सारे कारण रहे हैं, बाह्य आक्रमण हमारे हुए हैं, तो थोड़ा सा जो तारतम्य है वो अवश्य बिगड़ा है, लेकिन वो पूर्ण रूप से टूटा नहीं है। भारतीय संस्कृति अजस्र रूप से और अक्षुण्ण प्रवाहमान है। तो और भारत में आप देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में, और ये जो पर्व है नव संवत्सर का जो पर्व है वो विभिन्न नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसको विक्रम संवत के नाम से जानते हैं, कहीं पर नव संवत्सर, या फिर महाराष्ट्र में जैसे सर ने उल्लेख किया कि गुड़ी पड़वा के नाम से वहां पर उल्लेख किया जाता है। और वो गुड़ी पड़वा नाम क्यों पड़ा उसका, उसके पीछे भी वही कारण है एक, जो मैंने जो राम का और बाली का जो उल्लेख किया है, जो विजय के उपलक्ष्य में वहां पर ध्वजा फहराई जाती है, तो वो एक प्रतीक है उस घटना का। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में इसको जो है उगादि के नाम से जाना जाता है, प्रसादम भी कहा जाता है, और संपूर्ण दक्षिण भारत में युगादि के नाम से इसको जानते हैं, और उत्तरी भारत में तो नव संवत्सर कहा ही जाता है। तो दूसरी तरफ अगर हम व्यावहारिक दृष्टि से भी देखें तो इस बात को हम संपूर्ण भारत में देखते हैं, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। व्यावहारिक स्तर पर भी हम देखिए कि हमारे जो जितने भी विद्यालयीय जो सत्र प्रारंभ होते हैं वो विशेष रूप से इसी चैत्र मास में कह लीजिए या अप्रैल उसको कह लीजिए, वहां से ही प्रारंभ होते हैं। जनवरी से उनका कोई लेना देना नहीं है किसी भी क्षेत्र में। और जितना भी हमारे जो व्यापारी लोग हैं, जितने बही खाते जो क्लोज करने होते हैं, नए जो प्रारंभ करने होते हैं, दुकान आदि व्यापार वर्ग जो है, उसके लिए ये जो समय होता है वो विशेष महत्व का होता है। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे, जैसे कृषि की दृष्टि से भी यदि हम देखें और ऋतु की दृष्टि से भी देखें, जो नवीनता है, जैसे सर ने बताया कि वसंत ऋतु में जो नवीनता होती है, जैसे प्रकृति भी स्पष्ट रूप से संकेत देती है, नई कोपलें आती हैं, चारों ओर एक नई उमंग जो है छाई हुई होती है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा होता है। स्वयं प्रकृति भी इस बात को सिद्ध करती है कि ये नयापन है। तो भारतीय संस्कृति प्रकृति के नियामकों से ही, भारतीय संस्कृति में बहुत सारी व्यवस्थाएं वहां पर स्थापित की हुई हैं, तो उनका बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण रहा है। हमारे जो भारतीय मनीषा है उन्होंने बहुत चिंतन किया है इन सब चीजों के प्रति। तो हमें लगता है कि आज के मुख्य रूप से हम सभी को भी, लेकिन विशेष रूप से युवा वर्ग को जो है भारतीय संस्कृति के प्रति थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। और जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, ये नव संवत्सर आदि जो पर्व हैं, इनका पुनरुज्जीवन किस प्रकार से हो उस पर चिंतन करना चाहिए। और जो सर ने कहा कि आत्महीनता से आत्मवत्ता की ओर जाने की अभी आवश्यकता है, और मुझे लगता है आजकल परिस्थितियां भी, एक माहौल भी है अच्छा, कुछ चीजें जो है बहुत भारतीय संस्कृति के एक तरह से पुनर्स्थापना की और बहुत सारे विषयों को लिया जा रहा है। तो इसी श्रृंखला में नव संवत्सर की जो परंपरा रही है उसकी ओर भी मुझे लगता है युवा वर्ग सचेत होंगे, उनकी चेतना जो है वो थोड़ी सी जागृत होगी। ऐसी अपेक्षा के साथ हम यही आशा करते हैं कि जैसे हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जो भारत है, वो विश्व गुरु कहा जाता था एक समय पर, तो यदि समग्र रूप से हम ये प्रयास करेंगे तो जो ऋग्वेद की उक्ति है कि सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा
तो इस उक्ति को पुनः चरितार्थ किया जा सकता, हम सबका प्रयास इस ओर होना चाहिए। तो सर का व्याख्यान बहुत ही सारगर्भित रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया इस संवाद के लिए। जी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम छात्रों से ये प्रश्नोत्तर सत्र हम रखते हैं। यदि किसी की कोई शंका है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि हम उसको जो है अनम्यूट करेंगे और एक एक करके आप अपने प्रश्न यहाँ पर रख सकते हैं। हैंड रेज में हमें ये कौन है, आशीष या एक मिनट, आशीना, यस, आशीना अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। आशीना, आप सुन पा रहे हैं? इसके अतिरिक्त आप चैट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। यदि कोई आपके प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप चैट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। रोहन है, भावना चौधरी, सोनम, प्रीति, बाकी जो है वो उन्हें अपना नाम नहीं लिखा है। किसी अन्य आईडी से ही जुड़े हुए हैं बच्चे, मुझे लगता है। हमारे बहुत सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, जैसे एजुकेशन से डॉक्टर रंजन कुमार जी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। रंजन सर, आपकी कुछ क्वेरी है या कुछ विशेष टिप्पणी? आप प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कांता मैम। आई गेस वन सेकंड, या सो आई थिंक आप अभी बच्चों को जो हैंड रेज किए हैं उनको अलाउ कर दीजिए, आपके पास वो राइट होगा। आई गेस आपने अलाउ कर दिया। बाकी मैं आप पूरा डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे टॉक के ऊपर सर को बुलाए, और सर ने जो हम सभी को अवेयर किए इस चीजों के ऊपर की, क्योंकि हम सब नववर्ष तो मनाते ही हैं, चाहे वो हिंदी का, इंग्लिश का, बट जो उसका जो सिग्निफिकेंस है, जो हमें आज जानने को मिला कि हम क्यों मनाते हैं, जब मंथ भी चूज किया गया है उसको क्यों चूज किया गया है, तो ये जो सारे रेशनल जो हमें बताया गया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस सारे चीजों के बारे में थोड़ा सा अवगत कराए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्कृत डिपार्टमेंट के बोथ कांता मैम एंड सुचिता मैम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड वी विश टू हैव सच deliberations in future also, ताकि ऐसे चीजें हमें और जानने को मिले। थैंक यू सो मच रंजन जी। इसके अतिरिक्त EVS एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट से श्वेतांग सर जुड़े हुए हैं। श्वेतांग जी, आप कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे? डॉक्टर श्वेतांग। आई थिंक अभी नहीं है। सुधीर से जुड़े। अच्छा, हिंदी विभाग के। सुधीर सर, हम आपको भी देख पा रहे हैं, तो कृपया आप भी हमारा मार्गदर्शन करिए। हिंदी विभाग से सुधीर सर। आवाज जा रही है? रास्ते में थे लेकिन जुड़े हुए हैं। हाँ, वो प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, वो ड्राइव भी कर रहे हैं ना। हो सकता है इस समय ना होना जी। जोशी सर कर रहे हैं। अच्छा, मैं कर नहीं पाऊंगी। नहीं, कॉल करूँ? हाँ, बिल्कुल से कॉल कर। अन्य हमारे जो छात्र या शिक्षक जुड़े हुए हैं, यदि कोई प्रश्न है
तो आप रख सकते हैं, नहीं तो कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाते हैं। छात्रों का हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कांता मैम एंड सर। रुतिका सैनी इज फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट सर। हाँ जी। हाँ, सबसे पहले मेरा नमस्कार सर को और आपको, बाकी सब जितने भी हमारे शिक्षक जुड़े हुए हैं सबको नमस्कार। और मैं सर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं हम भी अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे थे और हम भी 1 जनवरी को एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया करते हैं, और शायद इसको एक हम नवरात्रि की शुरुआत या फिर एक व्हाट्सएप तक नव वर्ष को की शुभकामनाएं देने तक कहीं ना कहीं सीमित कर देते थे। लेकिन आज हमें पता चला कि हमारी संस्कृति हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और इस तरीके से हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इसका इतनी सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। तो थैंक यू सर, जो आपने हमें दोबारा याद दिलाया कि हम हमारी एक्चुअली रूट्स कहाँ पर है और हमें किस तरीके से अपनी संस्कृति को बचाना है ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन तक ये पहुंचा सके। अगर हम ही भूल जाएंगे तो शायद नेक्स्ट जनरेशन को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि क्या हमारी संस्कृति थी। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू संस्कृत डिपार्टमेंट जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर सच अदर टॉक्स इन द फ्यूचर एज वेल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू रुतिका। डेफिनेटली इस तरह के प्रोग्राम अब रहेंगे, आप लोगों का सहयोग भी रहेगा उसमें, तो थैंक यू। और कोई दूसरे? शक्ति मैम है यहाँ पर, शक्ति प्रदायनी मैम। नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। हेलो जी। स्नेह मैम। हाँ, यस, स्नेह चावला मैम, नमस्कार। स्नेह मैम हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं, हमारी वरिष्ठ अध्यापिका। मैं आनंद से यही बात कर रही थी, मेरा ना एक्चुअली अनम्यूट नहीं हो पा रहा था जी, तो मैंने कहा मेरा अनम्यूट कर दो, मैं बोलना चाह रही हूँ तो वो उन्होंने कर दिया फिर मेरा। हाँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैं एकदम शुरू में तो नहीं ज्वाइन कर पाई, 12:30 के आसपास किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कॉमर्स के होने की वजह से। वैसे मेरे डैडी भी एक्चुअली हिंदी में रहे हैं, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो मेरे को हमेशा ये नए साल का ना अलग से मतलब कार्ड भेजते थे, ये जो हमारा नया साल है मतलब नवसर। हाँ, यही जो आप वर्ड यूज कर रहे हो तो ये मतलब क्योंकि हमें भी समझ नहीं होती थी, तो वो कहते थे असली तो यही होता है साल नया। तो मेरे को तब से पता है, लेकिन ये है कि जानकारी मिली है सुन के, जो जिन्होंने अभी बात की है। सॉरी, क्या डॉक्टर बलराम शुक्ल हमारे मध्य उपस्थित है मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है और पता चला है इसके बारे में। तो और कांग्रेस, और आगे भी करते रहना इसी तरह वेबिनार। जी, निश्चित रूप से। ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छी चीजें पता चली है, मतलब बिल्कुल जो कई, जैसे इन्होंने बोला कि 15 दिन का जो गैप होता था उसमें हम मतलब बहुत प्यार का, और जो जैसे वैलेंटाइन से इन्होंने कंपेयर किया, तो आई वाज सरप्राइज मतलब ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम, ओके। और हमारे स्टूडेंट्स नहीं बोल पा रहे हैं, आई थिंक पता नहीं वो अलो नहीं हो रहे हैं या क्या है। हैंड रेज है अभी भी बच्चों के। आनंद को बोलो ना, आनंद हेल्प करेगा। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ हाँ, अनम्यूट नहीं हो पा रहे मैम, मैसेज स्टूडेंट्स का ज्यादा जरूरी है जरा। हाँ जी। एक क्वेश्चन है, कृपया परंपरा का अर्थ पुनः से विस्तृत रूप से बताने के साथ। एक प्रश्न हमारे पास आया है, किसी बच्चे ने भेजा है कि परंपरा का शब्द जो है सर, आप पुनः बच्चे जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है, तो सर से अनुरोध है कि वो स्पष्ट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसका भी प्रश्न है, आपका इस प्रश्न के लिए बहुत स्वागत है। देखिए, परंपरा स्वयं में जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
इसका अंग्रेजी अनुवाद अगर आप देखेंगे तो उस परंपरा शब्द के सारे भावों को वो प्रकट नहीं कर सकता। परंपरा शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो घटकों से मिलकर के बना है, वो पर और पर, जो कि निरंतरता को सूचित करता है। तो एक व्युत्पत्ति इसकी ये हो गई। तो परंपरा शब्द भारतीय काल के संप्रत्यय को सूचित करता है, जो कि एक सनातन संप्रत्यय है, यानी निरंतर चलने वाला। निरंतर चलने वाले का मतलब ये है कि उसमें काल को दो खंडों में नहीं बांटा जाता। उसमें काल का पिछला खंड जो है वो बाद वाले खंड का दुश्मन नहीं होता। अतीत जो है वो वर्तमान से विरोध नहीं रखता, अपितु अतीत जो है वो वर्तमान का पोषण करता है। वर्तमान जो है वो अतीत का मुखापेक्षी होता है हमेशा। तो परस्परम भावयंतो वाली जो स्थिति है वो परंपरा में होती है। यही उसकी दूसरी व्युत्पत्ति जो है। परंपरा वह है जो अपने बाद में आने वाले काल के हिस्से को पुष्ट करे, पोषण करे उसका। परम पिपर्ति, प्री धातु जो है वो पालन और पूर्ण के अर्थ में होता है, प्री धातु पूर्ण के अर्थ में होता है। तो बाद वाले को पूर्ण करना करती है परंपरा। वह परंपरा की वे प्रैक्टिसेस जो कि प्रगति में बाधक हों, वो परंपरा नहीं, वो रूढ़ी होती है। देखिए, परंपरा निरंतरता और नवीनता और प्रगतिशीलता का द्योतक है। रूढ़ियां जो हैं वो गांठ की तरह से हमारे रक्त के प्रवाह को रोकने वाली होती हैं, गड्ढू की तरह होती हैं, जो कि हमारे लिए स्पृहणीय नहीं है। तो परंपरा जो कि उत्पादक न हो, जो प्रोडक्टिव न हो, जो वर्तमान का पोषण न करे, वो रूढ़ी बन जाती है। और रूढ़ियों को छोड़ना जो है वो हमारी संस्कृति अच्छी तरह से समझती है। हमारी संस्कृति में ये विवेक बहुत जागृत है कि हमारे पिछले कौन से प्रैक्टिसेस हैं जो कि अब हमें हमारे लिए लाभप्रद नहीं है। उनको छोड़ देने का उपदेश, आदेश, प्रोविजन जो है वो हमारे शास्त्रों में है। आपने लोगों ने कलिवर्ज्य का नाम सुना होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पिछले युगों में उनका आचरण होता था, लेकिन इस युग में, वर्तमान युग में वो धर्म सम्मत नहीं है। तो हमारी जो परंपरा है, हमारा जो शास्त्र है, वो निरंतर अपने आप को इवॉल्व करता है, निरंतर अपने आप का आत्मान्वेषण करता है, अपने आप को पुनर्न्वेषित करके पुनरुज्जीवित करता है। तो परंपरा, स्वयं परंपरा शब्द अपने आप में एक निरंतरता, जाज्वल्यमानता, प्रगतिशीलता का द्योतक है। परंपरा या पारंपरिक होना किसी भी तरह से दकियानूसी होना नहीं है, अतीत में जीना नहीं है। अतीत और वर्तमान का विरोध जो है वो औपनिवेशिक प्रभुओं के द्वारा हमारे ऊपर लादा गया एक वैचारिक अभिशाप मात्र है। हम कभी भी काल को दो खंडों में करके उनको अलग अलग नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं, देखिए, कि सनातन का मतलब होता है रिपीट करना, एक ही चीज बार बार हो रही है। अगर एक ही चीज बार बार हो रही है, उसमें प्रगतिशीलता क्या है? लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो काल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो वलयाकार तो है, लेकिन वो शंख वलयाकार है। जैसे शंख आपने देखा होगा, शंख में वलय बनते हैं, घेरे बनते हैं। उन घेरों पे जाइए तो वो घूमते तो हैं, लेकिन घूमते हुए आगे की ओर जाते हैं, आगे की ओर भी बढ़ते हैं। तो हमारी जो परंपरा है, सनातन परंपरा, उसमें घटनाएं रिपीट तो होती हैं, लेकिन रिपीट होते हुए वो ऊपर की ओर भी जाती हैं, अग्रगामिता भी है। वो अतीत का पुनर्जन्म भी है और उस परंपरा में अग्रगामिता और प्रगतिशीलता भी है।
बहुत तेज चल रहा है इसे। धन्यवाद सर आपका। अब मुझे लगता है कि कार्यक्रम को अंतिम चरण की ओर पहुंचाया जाए, और यदि कोई अन्य शिक्षक यदि कुछ बोलना चाह रहे हैं तो कृपया अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी, अब मैं औपचारिक धन्यवाद के लिए संस्कृत विभाग की अध्यापिका डॉक्टर सुचिता यादव जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। कृपया वो औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने प्राचार्य प्रोफेसर उमा शंकर पांडे सर, अपने आदरणीय निदेशिका मैम प्रोफेसर पायल मागो मैम, एवं अपने मुख्य वक्ता जो हमारे परम श्रद्धेय विद्वान पुरोधा प्रोफेसर बलराम शुक्ल सर के प्रति सादर नमन करती हूँ, और सभी विद्यार्थियों एवं अन्य वरिष्ठ शिक्षक वृंद एवं अपने सहयोगी मित्रों को भी सादर नमन करती हूँ तथा नवरात्रि की एवं नव वर्ष की हार्दिक बधाई देती हूँ। तो आज का सर का व्याख्यान इतना ओजस्वी एवं वैज्ञानिकता से परिपूर्ण था कि हम सब सर के इस व्याख्यान को सुनकर अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने आदरणीय परम श्रद्धेय प्रोफेसर पायल मागो मैम, जो हमारे मुक्त शिक्षा परिसर की निदेशिका हैं और जिनका आशीर्वचन सदैव समय समय पे हमें मिलता रहता है, और हम अपने मैम के मार्गदर्शन के द्वारा अपने कार्य को संचालित करते रहते हैं। तो मैम, आपके प्रति हम कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि मैम का सदैव आशीर्वचन हमें मिलता रहे और हम अपने कार्य को सम्यक ढंग से संचालित करते रहें। तत्पश्चात मैं अपने आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर उमा शंकर पांडे सर का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर हमारे कार्यक्रम के, हमारे मुक्त शिक्षा विद्यालय एवं संस्कृत विभाग के सूत्रधार स्वरूप हैं, जो कि सर का हमेशा एक मार्गदर्शन हमें मिलता है, एक उनका सानिध्य मिलता है, जो प्रेरणा स्रोत हमें प्राप्त होता रहता है कि आप कुछ करो, अपने विभाग के लिए करो, अपने संस्थान के लिए कुछ करते रहो, और अपनी ये जो संस्कृत भाषा है ये जनमानस तक पहुँचे। और इसकी एक जो भावना है कि संस्कृत तो ऐसी विषय है, इसे कोई पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, इसमें कोई जॉब ओरिएंटेड कैरियर नहीं है, तो इस मिथ को आप दूर करें और इसके लिए आप सतत प्रयास करते रहें। तो सर के कुशल नेतृत्व के लिए, सर के प्रेरणादायी स्रोत और आशीर्वचनों के लिए सर का हम सदैव आभारी रहेंगे, और सर को हम बारंबार पौने पुण्य धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब आज के जो मुख्य वक्ता हैं, जो हमारे संस्कृत जगत के एक विद्वान पुरोधा सर हैं, जो संस्कृत भाषा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र एवं फारसी भाषा को लेके अनेक पत्र पत्रिकाओं में रिसर्च शोध के माध्यम से हमें उस ज्ञान से परिचित कराते हैं, हमें उस विषय से परिचित कराते हैं जिसमें हम आगे और नवीन शोध को करने के लिए सक्षम हो, समर्थ हो, और उस विषय को जानने के लिए और उत्साहित होते हैं, जिज्ञासुक होते हैं। और सर का जो आज का व्याख्यान था वो इतना सारगर्भित, वैज्ञानिक एवं ज्ञान युक्त था कि सर के व्याख्यान से हमें अपनी नव संस्कृति जो है, अपनी संस्कृति है, परंपरा है, उसके प्रति एक प्रगाढ़ता की भावना पैदा होती है। सर की बात सत्य है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो केवल प्राचीनता की संस्कृति नहीं है, अपितु अविच्छिन्नता की संस्कृति है। हमें किसी भी रूप में अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को विच्छिन्न नहीं करना है। वो अपने धार्मिक पर्वों, संस्कृति, सभ्यताओं के माध्यम से अपनी अगली पीढ़ी तक भी उसको पहुंचाना है और उसका संरक्षण एवं संवर्धन करना है।
तो सर आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद कि आपने इतने वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्व को वैज्ञानिकता के साथ और एक ऐतिहासिक स्वरूप को लेते हुए हमारे छात्रों को और हम तक इस ज्ञान को प्रसारित किया। तो सर आपका कोटिशः धन्यवाद। तब हमारे SOL परिवार के जो वरिष्ठ शिक्षक वृंद हैं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और समय समय पे हमें सदैव अपना मार्गदर्शन एवं सानिध्य देते रहते हैं, हमें कार्य करने के लिए उत्साहित करते रहते हैं, तो मैं अपने समस्त SOL परिवार के वरिष्ठ शिक्षक वृंद का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ एवं जो हमारे सहयोगी शिक्षक हैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। इसके पश्चात जो मुख्य हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अध्येता है हमारे छात्र, अगर उनके बिना तो हम अधूरे हैं, तो हम अपने छात्र छात्राओं के प्रति भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जो इस कार्यक्रम में हमारे SOL परिवार के जो मिठा जी, मनोज जी और समस्त ICT टीम, कंचन जी, मोहित जी, आनंद जी, जिन्होंने भी अपना योगदान इस कार्यक्रम को सफल करने में प्रदान किया और जिनके योगदान के बिना यह कार्यक्रम सफल होना संभव नहीं था, उनके प्रति भी मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। तो पुनः एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होके और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान एवं अपना आशीर्वाद हमें प्रदान किया। तो हमारे संस्कृत विभाग के लिए ये अति महत्वपूर्ण दिन रहा है कि नवरात्रि के पावन सप्ताह में ये कार्यक्रम आयोजन हुआ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात रही कि हमारे बीच ऐसे विद्वान पुरोधा सर उपस्थित हुए जो जिनके मार्गदर्शन में हम आगे भी अपने कार्यक्रम को करते रहेंगे और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि सर आपकी सदा सहायता एवं आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहे और हम आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम को करते रहें। तो पुनः आप सभी को हमारा धन्यवाद। जी।